हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 2.3 आरंभ करेंगे। चलिए उसके प्रथम प्रश्न पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन हैं और कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपके पास देखिए तीन भाग दिए हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा भाग। और आपको तीनों भागों में ये बताना है कि क्या ये फलन है अथवा नहीं। अगर फलन है तो आपको फिर कारण का उल्लेख बताना है, और अगर फलन है तो आपको उनका परिसर भी बताना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो अगर फलन होगा या नहीं तो उसके लिए हम कैसे चेक करते हैं। तो देखिए यहां पर आपके पास एक भाग होगा और यहां पर एक भाग होगा। जैसे मान लीजिएगा इसको हमने ए पार्ट बोला और इसको बी भाग बोला। अगर एक कोई फलन हम एफ लिख रहे हैं ए से लेकर बी तक, और इसके अवयव में यदि x1 x2 इस तरीके से बोल देता हूं, और इसके यदि मैंने ए बी सी डी इस तरीके से बोल दिए, तो मैं कुछ और अवयव यहां लिख देता हूं। तो फलन होने के लिए सबसे पहली शर्त तो ये है कि ये चारों अवयव का कोई ना कोई प्रतिबिंब होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है, फलन होने के लिए x1 का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए b में। तो देखिए अगर मैंने x1 को a से कर दिया, एक उदाहरण के तौर पर x2 को a से कर दिया, x3 को c से कर दिया और x4 को d से कर दिया, तो अभी आप ये देखिए कि आपके पास ये एक फलन हो जाएगा, क्योंकि x1 और x2 का भले ही एक ही अवयव है और लेकिन वो भले ही एक a पर जा रहा हो, लेकिन है अपने पास एक ही प्रतिबिंब। अब एक हम ऐसा उदाहरण देख लेते हैं कि जब हमारे पास फलन नहीं होगा। अगर मान लीजिएगा a आपके पास कुछ दिया होता और b भी आपके पास दिया होता और a से b एक संबंध दिया होता, x1 x2 x3 x4, इसी तरीके से मान लीजिएगा ए बी सी, ऐसे तीन अवयव यहां पर दिए गए हैं। अगर x1 a को बिलोंग करता और x1 का प्रतिबिंब b भी हो जाता, तो आप देखिए यहां पर आपके पास x1 का प्रतिबिंब a और b दोनों हो गए, और मान लीजिएगा x2 भी c पर चला गया, x3 भी c पर चला गया और x4 आपके पास b पर चला गया। तो अभी आपके पास फलन नहीं है। अब ये समझ लेते हैं कि ये फलन क्यों नहीं है। x2 x3 x4 तो बिल्कुल सही आपके पास प्रतिबिंब बने हुए हैं, लेकिन चूंकि x1 के यहां पर आपको दो प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं a और b, इसलिए ये आपके पास फलन नहीं होगा। तो अब आप देखिए पहले पार्ट में आपको बोला गया है, जो संबंध दिया गया है, मैं मान लीजिएगा पहले संबंध को r लिख देता हूं, r1। तो आपके पास दिया गया है 2,1 5,1 8,1 11,1 14,1 और 17,1। तो अभी आप ये देखिए जो आपके पास पहले अवयव होते हैं जैसे 2 5 8, ये सब जो आपके पास चल रहे हैं, ये अवयव एक तरीके से ए वाले भाग के होते हैं और जो दूसरे अवयव होते हैं वो बी वाले भाग के होते हैं। तो अगर आप इनको एक ग्राफ से डिनोट करना चाहेंगे या एक चित्र से डिनोट करना चाहेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके पास जो संबंध है वो ए से लेकर बी तक है। और ध्यान रखना है कि ए में यदि आप अवयव लिखेंगे तो देखिए ए के अवयव 2 5 8 11 14 17 हो जाएंगे। तो देखिए हम उनको भी लिख देते हैं, और बी का अवयव आपके पास केवल एक हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 2 का अवयव भी एक है, 8 का अवयव भी एक है, 5 का अवयव भी एक है, 17 का भी एक है, 11 का भी अवयव एक है और 14 का अवयव भी एक है। तो आप देख रहे हैं यहां पर जितने भी आपके पास सभी अवयव हैं 6, उन सभी का अद्वितीय अवयव है 1। अतः आपके पास ये एक फलन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि चूंकि ये फलन है तो आपको उसका परिसर निर्धारित करना है। तो परिसर वो मान होते हैं जिन जो किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होते हैं। जैसे यहां पर देखिए b के वे मान, जैसे 1 देखिए आपके पास किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब तो दिखाई दे रहा है 2 8 5 11 14 17 में से। तो यहां पर आपके पास इस फलन का परिसर 1 आ जाएगा। तो आपने जैसे यहां पर पहला पार्ट हल कर दिया। अब हम दूसरे पार्ट पर चलते हैं। दूसरे पार्ट में जो आपको एक संबंध दिया है उसको यदि मैं R2 बोल दूं, तो आपके पास दिया गया है 2,1 4,2 6,3 8,4 10,5 12,6 14,7। तो अभी आप देखो, आप चाहें तो चित्र बनाकर भी कर सकते हैं, और इसको अगर हम ऐसे ही सोचना चाहें तो देखिए कैसे सोचेंगे। आप देखिए 2 का प्रतिबिंब केवल आपको एक यहां पर दिखाई दिया, तो आप देखिए कहीं और आपको 2 का प्रतिबिंब कोई और नहीं मिलना चाहिए। जैसे देखिए 2 का प्रतिबिंब और कहीं मिल ही नहीं रहा है आपको। जैसे 4 का प्रतिबिंब केवल इसी वाले संबंध में मिलेगा, इसी वाले अवयव में है, कहीं और आपको देखिए नहीं मिलेगा। जैसे यहां पर
8 का प्रतिबिंब 4 मिल रहा है, लेकिन 8 का प्रतिबिंब कहीं और नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी यहाँ पर अवयव हैं, अवयव आपके पास 2, 4, 6, 8 ये वाले होते हैं, उनका अवयव आपके पास अद्वितीय आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी आपके पास ये भाग एक फलन हो जाएगा। अब हम परिसर की बात करते हैं, क्योंकि आपको परिसर बताना है अगर फलन है तो देखिए आपके पास परिसर होते हैं जो दूसरे वाले अवयव होते हैं। तो देखिए आपके पास यहां से परिसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इस तरीके से आपका दूसरा भाग भी हल हो जाएगा। चलिए अब हम तीसरे भाग पर चलते हैं। तीसरे भाग में जो आपको संबंध दिया है उसको यदि हम R3 बोल दें तो आपके पास आ जाएगा 1,3, 1,5 और 2,5। तो अभी आप ये देखो कि ये आपके पास संबंध नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा उसको समझ लेते हैं। देखिए जैसे 1 का प्रतिबिंब आपके पास 3 भी है और 1 का प्रतिबिंब 5 भी है, तो यहां पर आपने देखा कि 1 का प्रतिबिंब 2 आ चुके हैं। तो जब भी आपके पास किसी भी अवयव के प्रतिबिंब 1 से ज्यादा हो जाएंगे तब आप बोलेंगे कि वो फलन आपके पास नहीं रहा। तो इस तरीके से आपके पास ये थर्ड जो संबंध था वो एक फलन नहीं है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। और आपके पास पहला फलन दिया हुआ है f(x) बराबर माइनस x का मापांक। तो देखिए यहां पर ये इसको हम मापांक बोलते हैं और मापांक को अंग्रेजी में मॉडुलस बोलते हैं और जिसे हम शॉर्ट में मॉड भी बोलते रहते हैं। तो देखिए f(x) बराबर माइनस x का मापांक या माइनस मॉड x आपके पास लिखा हुआ है। तो देखिए अगर आप इसको थोड़ा सरल करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस x, अर्थात देखिए मॉड x x की तरह ओपन हो गया। ये तब होगा जब x आपके पास 0 या 0 से बड़ा हो, और ये माइनस माइनस x हो जाएगा जब x आपके पास 0 से छोटा हो। तो देखिए इसको सरल करके तो आप x लिख सकते हैं। तो यहां से आप देख रहे हैं परिसर, सॉरी पहले हमें प्रांत निकालना है। तो देखिए प्रांत क्या होता है, प्रांत वे मान होते हैं जो आप x के मान लगा सकते हैं। तो आप देखिए x का मान तो आप 0 या 0 से बड़ा भी कर सकते हो, 0 से छोटा भी कर सकते हो। तो आपने देखा यहां पर आपके पास प्रांत तो कुछ भी हो सकता है, अर्थात r बोल सकते हैं। r का मतलब होता है अंग्रेजी में रियल नंबर्स, या जिसे हम हिंदी में समस्त वास्तविक संख्याएं बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास प्रथम फलन का प्रांत आ गया। अब चूंकि अगर आप इसको एक कोष्टक में दर्शाना चाहिए, अंतराल में दर्शाना चाहेंगे, तो आप प्रांत को बोल सकते हैं कि ये तो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक कुछ भी हो सकता है। तो देखिए प्रांत में चाहे आप r लिख दें, चाहे वास्तविक संख्या लिख दें, चाहे माइनस अनंत से अनंत लिख दें, सभी आपके पास बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं कि इसका परिसर आपके पास क्या होगा। तो देखिए परिसर को समझने से पहले तो हम मॉड जो फलन होता है उसको समझ लेते हैं। जो आपके पास मॉड x है मान लीजिएगा, तो ये आपके पास हमेशा धनात्मक होता है, या तो ये x होगा या माइनस x होगा। x तब होगा जब x आपके पास 0 या 0 से बड़ा हो, माइनस x तब होगा जब x आपके पास 0 से छोटा हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉड x है इसका मान हमेशा आपको धनात्मक मिलेगा या 0 मिल सकता है। तो इसी तरीके से आप देखिए आपके पास तो फलन था माइनस मॉड x। तो देखिए सबसे पहले तो आप देखेंगे कि मॉड x का मान आपने पहचान लिया कि ये 0 या 0 से बड़ा ही होता है, आप यहां से भी देख सकते हैं, और ये आपको कंठस्थ भी रहना चाहिए। तो अब चूंकि आपके पास तो माइनस का चिन्ह लगा है, आपको तो इसका परिसर निकालना था, तो आपने देखिए माइनस का गुणा किया तो माइनस मॉड x। आप देखिए जब माइनस का गुणा करते हैं तो आपके पास ये चिन्ह चेंज हो जाएगा समीका का, तो ये माइनस 0 हो जाएगा, जैसे आप 0 ही लिखेंगे। तो अब आपके पास देखिए माइनस मॉड x, यही तो आपके पास f(x) है। तो इससे आपको मिला कि f(x) का मान तो आपके पास 0 या 0 से छोटा हुआ, तो f(x) का मान ही फलन का परिसर कहलाता है। तो यहां से आपको परिसर मिल रहा है 0 या 0 से छोटा, या आप बोल सकते हैं माइनस अनंत से लेकर 0 तक, जहां 0 इंक्लूड रहेगा अपने पास। चलिए अब हम पार्ट 2 पर चलते हैं। भाग 2 में आपको जो फलन दिया है वो है f(x) बराबर अंडर रूट का 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए भाग 2 पर चलते हैं। तो आपको f(x) दिया गया है अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए प्रांत के लिए सबसे पहले हम हल करते हैं। तो प्रांत के लिए हमने आपको बताया था कि प्रांत x के मान होते हैं जिनके लिए ये फलन परिभाषित हो।
तो अब जानते हैं कि अंडर रूट आपके पास लगा हुआ है तो उसके अंदर जो भी वैल्यू होती है वो तो हमेशा धनात्मक या जीरो ही होनी चाहिए, कभी भी ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। तो परिभाषित होने के लिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो अभी आप देखो, आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 9 जीरो या जीरो से छोटा। तो अभी आप लिखोगे एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 जीरो या जीरो से छोटा। तो अब आप बोल सकते हैं कि x का मान आपके पास -3 से लेकर 3 तक आएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि x का मान ही आपके पास प्रांत होता है, तो यहां से प्रांत का मान आपके पास -3 से लेकर 3 आ जाएगा। अर्थात अब आप x का मान केवल -3 से 3 ही रख सकते हैं, तभी आपके पास ये फलन परिभाषित होगा। अब हमें परिसर की बात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने x का मान निकाल लिया जो कि आपके पास आया है -3 से लेकर 3 तक एक समृद्ध अंतराल। अब आप देखिए, आपको तो ये मान निकालना होगा अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि वही आपके पास परिसर हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले एक्स स्क्वायर करना होगा, तो आप एक्स स्क्वायर करेंगे तो पाएंगे ये 9 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर या तो 0 होगा या हमेशा धनात्मक ही रहेगा। अब आप देखिए, आपको तो माइनस एक्स स्क्वायर भी चाहिए था, तो माइनस का आप गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -9 से बड़ा और 0 या 0 से छोटा। तो अभी आप 9 को जोड़ देंगे इसमें, क्योंकि आपको तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए था। तो देखिए, आप दोनों तरफ 9 को जोड़ देंगे और आपके पास आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9 और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि आपको तो अंडर रूट चाहिए था 9 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर, तो अब आप अंडर रूट करेंगे दोनों तरफ समीका के, तो यहां से देखिए 3 आ जाएगा और ये आपके पास 0 रहेगा। इसका मतलब जो आपके पास fx का मान है वो हमेशा 0 से 3 के एक समवर्त अंतराल में रहेगा। तो यहां से आपको परिसर मिल गया। परिसर आपके पास fx का मान होता था, तो परिसर यहां से 0 से लेकर 3 एक समवर्त अंतराल हो जाएगा। तो देखिए, अब हम प्रश्न संख्या 3 हल करते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि एक फलन fx बराबर 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला भाग आपको दिया है f0। तो देखिए, सबसे पहले तो हम फलन लिख लेते हैं जो आपको प्रश्न में दिया है 2x माइनस 5। अब पहला भाग आपको दिया है f0 निकालने को। तो अभी आप ये देखिए, आपको तो fx दिया गया है और आपसे f0 बोला गया है। तो अगर आप तुलना करोगे तो आप देख रहे हैं कि x का मान तो आपके पास 0 आ रहा है, अर्थात अगर आपने इसको समीकरण संख्या 1 माना तो अब आप f0 निकालने के लिए समीकरण संख्या 1 में x का मान 0 लगा देंगे। तो ये 2 गुणा 0 माइनस 5 आपके पास आ जाएगा। तो ये हल करने पर 0 माइनस 5 अर्थात -5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने f0 निकाल दिया। अब हमें f7 निकालना है। तो देखिए, हम यहां लिख देते हैं f7। अब आप देखिए, आपके पास तो fx का मान दिया है 2x माइनस 5, तो अगर आप तुलना करोगे तो आपको तो x का मान 7 मिल गया, अर्थात अब आप समीकरण संख्या 1 में x का मान 7 लगाएंगे तो 2 गुणा 7 माइनस 5 आ जाएगा, अर्थात 14 माइनस 5 आपके पास आ जाएगा और ये हल करने पर आपके पास 9 आ जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा भाग भी हल हो गया। अब हम तीसरे भाग पर चलते हैं जिसमें आपको f-3 निकालना है। तो देखिए, तीसरा भाग है आपके पास, आपको f-3 निकालना है, अर्थात अब आपको x का मान -3 रखना होगा प्रथम समीकरण में। तो देखिए, आपके पास आ जाएगा 2 गुणा -3 माइनस 5 अर्थात -6 माइनस 5 और ये हल करने पर -11 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रश्न संख्या 3 हल हो जाएगा। चलिए, अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ लेते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। तो देखिए, प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है कि फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। अर्थात एक फलन आपके पास देखिए T है जो सेल्सियस तापमान को फ़ारेनहाइट तापमान में बदल देता है, और आपको दिया हुआ है एक संबंध या फलन बोल सकते हैं अभी तो आप, क्योंकि आपको फलन यहां बोल दिया गया है पहले। TC बराबर 9C/5 + 32 द्वारा परिभाषित है। इसका मतलब ये हुआ कि TC अर्थात T जो है वो C की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, और आपको बोला गया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले पार्ट में आपको दिया है T0 का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए, आपको जो प्रश्न में दिया है फलन TC बराबर 9C/5 + 32। तो पहला पार्ट जब आप देखते हैं तो आपको तो T0 निकालना है। तो अगर आप तुलना करोगे TC और T0 की, तो T0 तो तब मिलेगा जब आप C का मान 0 रख देंगे। तो चलिए, अगर हम इसको समीकरण संख्या 1 बोल दें तो आपको समीकरण संख्या 1 में C का मान 0 लगाना होगा।
तो देखिए 9 गुणा 0/5 प्लस 32 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 9 गुणा 0 अर्थात 0 और 0/5 आपके पास 0 ही रहेगा प्लस 32, तो ये आपके पास 32 आ जाएगा। तो इस तरीके से T0 का मान आपके पास 32 आ गया। अब देखिए अब आपको T28 भी निकालना है दूसरे भाग में, अर्थात अब आप C का मान 28 रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 गुणा 28/5 प्लस 32। तो देखिए अगर आप 5 से 28 को कैंसिल करेंगे तो आपके पास 5.6 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए अब आपको 9 गुणा 5.6 करना होगा, तो देखिए आपके पास आ जाएगा 49.4 प्लस 32, और जब आप इसको सरल करेंगे तो आपके पास 81.4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास T28 भी आ चुका है। अगर आप चाहें तो इसको दशमलव में न बदलकर परमेयी संख्याओं में भी रखे रहने से सकते थे, ये आपके ऊपर पूरी तरह निर्भर करता है। पार्ट 3 में देखेंगे तो आपको T-10 निकालना है। तो देखिए T-10 अर्थात अब आपको समीकरण संख्या 1 में C का मान -10 रखना होगा। तो आपके पास आ जाएगा 9 गुणा -10/5 प्लस 32। तो देखिए अब आप 5 से -10 को कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास -2 बार कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ जाएगा -18 प्लस 32, और ये हल करने पर आपके पास 14 आ जाएगा। अब चतुर्थ पार्ट की तरफ बढ़ोगे तो आपको दिया हुआ है, आपको यहाँ पर C का मान ज्ञात करना है जब TC बराबर 212 हो। तो देखिए चतुर्थ पार्ट में यदि आप बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर देखिए TC का मान दिया हुआ है, ये प्रश्न कुछ अलग दे दिया है बाकी तीनों भागों से। TC का मान आपको 212 दे दिया हुआ है, अगर आपको C का मान बताना है, अर्थात अब आप समीकरण संख्या 1 की सहायता से ही हल करेंगे इसे। तो देखिए TC का मान आप 212 लगा देंगे बराबर 9C/5 प्लस 32 आपके पास हो जाएगा। तो अभी आप ये देखिए कि जब आप 32 का पक्षांतर करेंगे अर्थात बाएं पक्ष में भेजेंगे तो आपके पास हो जाएगा 212 माइनस 32 बराबर 9C/5। तो देखिए जब आप इसको और सरल करेंगे तो 9C/5 आपके पास 180 हो जाएगा, और 9 से यदि आप 180 को कट करेंगे तो 20 बार जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास C बराबर 20 गुणा 5 अर्थात 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको C का मान ही निकालना था और वो भी आपने निकाल दिया है। अब हम प्रश्नावली 2.3 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे। यहां पर आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपके पास यहां 3 भाग दे दिए हैं और आपको 3 फलन दिए हुए हैं सभी में, तो अभी उनको सबको हल करके आपको उनका परिसर बताना है। तो आप देखिए पहले भाग को हम ले लेते हैं। यहां पर आपको fx दिया गया है 2 - 3x, और आपको बोला गया है कि x आपके पास 0 से बड़ा है, और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि x बिलोंग्स टू R अर्थात x एक रियल नंबर जिसे हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं, तो x आपके पास वास्तविक संख्या दिया है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि परिसर अर्थात fx का मान ही होता है, अर्थात अब आपको fx का मान ज्ञात करना है। fx बोले तो आपको 2 - 3x का मान सोचना होगा कि कहां से कहां तक जा सकता है, वही आपके पास परिसर हो जाएगा। तो देखिए ये जब भी आप परिसर निकालें तो आप उसमें देख लें कि क्या चर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास फलन में चर तो आपके पास x है, तो आप सबसे पहले x की वैल्यू रखें और उसमें कुछ ऐसी संक्रियाएं लगाएं कि आपके पास 2 - 3x बन जाए। तो देखिए जैसे आपके पास बोला गया है कि x 0 से बड़ा है, तो आपको x का मान मिल गया 0 से बड़ा। अब आप देखिए अगर आपको 2 - 3x बनाना था तो आपने x बना लिया, तो अब आप 3x बनाएंगे पहले, अर्थात अब आप 3 का गुणा करेंगे तो 3x आपके पास हो जाएगा 3 गुणा 0 अर्थात 0। अब आप देखो आपको तो 2 - 3x बनाना था, आपने अभी तक 3x बना लिया है। अब आप -3x बनाएंगे अर्थात माइनस का दोनों तरफ गुणा करेंगे असमिका के। तो जानते हैं कि माइनस का यदि आप गुणा करेंगे तो आपने पढ़ा था कि ये असमिका का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो अभी यहाँ पर ये लेस देन का चिन्ह आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस का 0 आ जाएगा, लेकिन 0 तो 0 ही रहेगा, -0 और 0 दोनों एक ही बातें होती हैं। तो अभी आप देखो आपके पास -3x भी आ गया, आपको तो 2 - 3x चाहिए था, अर्थात अब आप 2 जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 जोड़ने पर 2 - 3x, आप इधर भी 2 जोड़ेंगे तो इस तरीके से देखिए आपको 2 - 3x का मान 2 से छोटा मिल जाएगा। अतः 2 - 3x ही तो आपके पास fx है, तो आपको fx का मान 2 से छोटा मिल गया, इसलिए आपके पास जो परिसर होगा वो हो जाएगा -अनंत से लेकर 2 तक। तो आप देखिए 2 पर हमने खुला कोष्ठक बनाया है,
या विपरीत अंतराल भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप देखिए यहां पर 2 पर बराबर का चिन्ह नहीं है। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न के भाग 1 का परिसर निकाल दिया। अब हम देखिए दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। दूसरे भाग में आपको दिया है फलन f(x) बराबर x² प्लस 2, और आपको बोला गया है कि x आपके पास एक वास्तविक संख्या है, अर्थात x एक रियल नंबर है। तो देखिए सबसे पहले तो आप x से स्टार्ट करें। तो यदि x एक रियल नंबर है अर्थात वास्तविक संख्या है, तो x का मान माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होगा। चलिए ये आपने लिख दिया। अब आप देखिए आपको तो x² पहले करना होगा, तो x² अर्थात आप स्क्वायर करेंगे तो x², और आप जानते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर या तो 0 हो सकता है या धनात्मक ही होगा, और 0 तभी होगा जब वो संख्या खुद 0 हो जाए। तो x देखिए आपके पास माइनस अनंत से अनंत तक है, इसका मतलब बीच में कभी ना कभी 0 भी हो सकती है x, तो x² का मान 0 या 0 से बड़ा ही आपके पास आएगा। अब देखिए आपको तो x² में 2 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो आपके पास x² प्लस 2 का मान आएगा। तो आपने 2 जोड़ा दोनों तरफ, तो यहां से आपके पास देखिए x² प्लस 2 का मान अनंत में यदि आप 2 जोड़ेंगे तो अनंत तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो उस पर कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, वो तो अनंत ही कही जाएगी, और यहाँ बाएं पक्ष में आपके पास 2 आ जाएगा। अर्थात आपको पता लग गया कि जो फलन था f(x) उसका मान 2 या 2 से बड़ा है और अनंत से छोटा है। इसका मतलब आपके पास जो इस फलन का परिसर होगा वो हो जाएगा 2 से लेकर अनंत तक। चलिए अब हम अगले भाग पर चल लेते हैं, भाग संख्या 3 पर। तो देखिए भाग संख्या 3 में आपको फलन दिया हुआ है f(x) बराबर x, और x आपको एक वास्तविक संख्या दिया गया है, और आपको बोला गया है कि x एक रियल नंबर या वास्तविक संख्या है। तो आप देखो परिसर जो होता है वो तो f(x) का मान ही होता है, और यहाँ पर f(x) तो आपके पास x के बराबर हो जाएगा, इसलिए f(x) का मान तो आपके पास परिसर ही हो जाएगा, अर्थात r हो जाएगा। अतः आप बोल सकते हैं कि जो आपके पास यहाँ पर परिसर होगा वो आपके पास r आ जाएगा, और यदि आप उसे अंतराल में दर्शाना चाहते हैं तो वो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक हो जाएगा।